हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। और आज हमें फॉरेन एक्सचेंज के सेकंड पार्ट के अंदर आज हम बात करने वाले हैं एक्सचेंज रेट। लास्ट वीडियो के अंदर हम बात कर चुके हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है और वेरिएबल मतलब कि फ्लेक्सिबल या फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है। अब जब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की तो उसके अंदर दो पॉइंट और आते हैं। पहला जो पॉइंट आता है वो होता है डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। समझना, जब भी हम करेंसी की बात कर रहे हैं तो करेंसी एक रेट पर नहीं रहती है। करेंसी के अंदर या तो वेरिएशन आएगा, कई बार अप्स एंड डाउन्स आएगा, कभी उसकी रेट ऊपर जाएगी, कभी उसकी रेट नीचे जाएगी। तो उस तरह से करेंसी के अंदर कई सारे के वेरिएशन चलते रहते हैं और उन्हीं वेरिएशन को आज हमें समझना है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेप्रिसिएशन वर्सेस एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। तो बहुत सिंपल से एग्जाम्पल के साथ में शुरू करते हैं। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है, सर व्हाट इज एप्रिसिएशन एंड व्हाट इज डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉर एग्जांपल समझना, अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है या मान लो प्रैक्टिकली ऐसा हो जाता है, हम क्वेश्चन की बात नहीं करें अभी से, मान लो ऐसा हो जाता है दैट $1 इज इक्वल्स टू 40 रुपीज़। मान लो प्रेजेंट की जो रेट है उसके अंदर आप 40 रुपये दे करके आपको $1 मिल रहा है। ये तो समझते हो ना कि सर अगर ये नहीं देखा ना तो फर्स्ट पार्ट एक बार देख लेना कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर बात कर रहे हैं। अब समझना $1 की जो रेट है वो कितनी चल रही है, इट इज़ 40 रुपीज़। अब मान लो $1 की रेट हो जाती है आपकी 50 रुपीज़। अब मुझे 50 रुपये दे करके $1 मिल रहा है। अब ये सोच समझ के आंसर दो कि पहले $1 के 40 रुपये मिल रहे थे, अभी $1 के 50 रुपये। ठीक है, ये एप्रिसिएशन है या डेप्रिसिएशन है। देखिए, अगर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट होगा, नॉन इकोनॉमिक स्टूडेंट होगा, नॉन इकोनॉमिक्स वाला स्टूडेंट होगा, उसको तो लगेगा यार ये तो अच्छा हो गया, तो एप्रिशिएट हो गया। लेकिन एप्रिशिएट नहीं हुआ, ये क्या कहलाता है बेटा, ये है आपका डेप्रिसिएशन। इट इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। डेप्रिसिएशन में क्यों बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। पहले $1 देने के लिए मुझे 40 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे। $1 लेने के लिए मुझे अपनी पॉकेट से कितने देने पड़ रहे थे, मुझे अपनी पॉकेट से 40 रुपये देने पड़ रहे थे। अभी समझना, अभी $1 सेम डॉलर को लेने के लिए मुझे अपनी पॉकेट से 50 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो मुझे बताओ, मेरी जो करेंसी है, इंडियन करेंसी जो है, वो एप्रिशिएट हो गई, उसकी वैल्यू बढ़ गई या उसकी वैल्यू कम हो गई। आप बोलोगे हाँ सर अभी समझ में आया। यहाँ पर तो इट इज़ डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, ये हमारी करेंसी का डेप्रिसिएशन हो गया। क्योंकि समझना, वापस से सुनना, पहले $1 खरीदने के लिए 40 रुपये देने पड़ रहे थे, अभी $1 को खरीदने के लिए 50 रुपये देने पड़ेंगे, 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी, हमारी करेंसी की वैल्यू तो डेप्रिशिएट होगी, गिर गई। अभी उल्टा समझना, पहले $1 हमको 40 रुपये में अवेलेबल था, अभी वही $1 हमको 20 रुपये में अवेलेबल हो गया। अब समझो, पहले मैं 40 रुपये लेकर के जाता था, $1 लेकर के आया था, अभी मैं 20 रुपये में $1 लेकर के आ रहा हूँ। अगर मैं कम रुपए में डॉलर लेकर के आ रहा हूँ तो ये करेंसी क्या हो गई, इट इज़ नॉट माई डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, इट इज़ माई एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। अब सोच के बताइए व्हाट इज़ बेटर, यहाँ पर बेटर क्या है, डेप्रिशिएट होनी चाहिए या एप्रिशिएट होनी चाहिए। देखना, यहाँ पर जो बेटर है वो है हमारा, सर हमको देख करके ऐसा लग रहा है कि डेप्रिसिएशन होना चाहिए। हाँ जी सुनिएगा, तो सर कौन सा बेटर है, डेप्रिसिएशन बेटर है या एप्रिसिएशन बेटर है, ये बात करेंगे हम पूरे लेक्चर में। पहले थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होता है। ठीक है, डायग्राम पर बाद में आते हैं। देखना, डायग्राम से समझ लेते हैं कि पहले हम बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अभी देखना, हमने क्या कहा सर, हम कौन से सिस्टम के अंदर है, हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर है। ठीक है, अभी समझना हम कौन से सिस्टम में है, वी आर इन द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। हम
फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कहता क्या है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलता है कि सर करेंसी का वैल्यूएशन कौन से रूल के अकॉर्डिंग होगा? करेंसी का वैल्यूएशन OXY एक्सिस पर डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर होगा, मतलब कि मार्केट फोर्सेस के बेसिस पर होगा। जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट हो जाएगी, जहां पर ये दोनों आपस में जुड़ जाएगी, वो हमारे लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। वो हमारे लिए कौन सा पॉइंट होगा? इट विल बी आर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट होगा? ये हमारे लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज का पॉइंट होगा। अब समझना, अब देखना डेप्रिसिएशन कब हो रहा है? जब फॉरेन एक्सचेंज की, देखना बोल क्या सुना, जब फॉरेन एक्सचेंज की मतलब मान लो डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो हमारी करेंसी क्या हो गई? हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। हमारी करेंसी क्या हो गई? सस्ती पड़ गई। हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। देखना डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी मीन्स इंक्रीज इन डिमांड फॉर US डॉलर्स इन इंडिया। अगर US डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो हमारी करेंसी क्या होगी? डेप्रीशिएट होगी। अब यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग डेटा बता के समझाता हूँ कि सर 1947 और उससे पहले $1 इजिकल्स टू 1 रुपी हुआ करता था। अभी हमारे लिए बहुत चौंकाने वाली बात है, क्या सच में ऐसा हुआ करता था? यस सर, इट वाज द एक्चुअल फैक्चुअल डेटा कि $1 की कीमत 1 रुपये के बराबर हुआ करती। लेकिन हुआ क्या? समय के साथ में US डॉलर की डिमांड बढ़ती चलेगी, तो आज $1 इजिकल्स टू 70-75 रुपीज़ के आसपास उसकी रेट चलती है। इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता है बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये क्यों आया? ये आने का रीज़न ये है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब आगे समझना डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी को समझना। डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, ठीक है ना, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ US डॉलर, ठीक है ना। जो मैंने आपको समझाया उसी को मैं थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्म के अंदर आपको लिखवा देता हूँ, लैंग्वेज फॉर्म के अंदर समझा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम के अंदर काम में तो यही आएगा। ठीक है, देखना सपोज कैसे लिखना है हमको एग्जाम में। सपोज द एक्सचेंज रेट इज $1, ठीक है, $1 इजिकल्स टू 50 रुपीज़। मान लो $1 की जो रेट है वो 50 रुपये चल रही है। इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ US डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। इससे क्या होगा? विल कॉज द डिमांड कर्व शिफ्ट D से D डैश DD से वो शिफ्ट हो जाएगा D डैश एंड द रिजल्टिंग इंटरसेक्शन विल बी हायर रेट। इट मीन्स 50 to 60 और 60 to 70 और 70 to 100 और वो बढ़ता चला जाएगा अगर डिमांड क्या होती है? उसकी हायर होती है। ये एग्जाम्पल है कि डिमांड हायर, इसके अलावा बहुत सारे n नंबर ऑफ रीज़न होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये समझना है कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। पहले मैं $1 के लिए 50 रुपये दे रहा था, अब मैं $1 का 60 रुपये दे रहा हूँ, डेप्रिशिएट हो गया। पहले मैं $1 का 70 रुपये दे रहा था, अब मैं $1 का 80 रुपये दे रहा हूँ, डेप्रिशिएट हो गया। पहले मैं $1 का 100 रुपये दे रहा था, अभी $1 का 120 दे रहा हूँ, मतलब डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। आगे देखना, इट शोज डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी बिकॉज मोर करेंसी रुपी 60 इंस्टेड ऑफ 50 रिक्वायर्ड फॉर 1 US डॉलर। बहुत ज़्यादा मुझे US डॉलर को वहाँ पर देना पड़ेगा। देखना आगे, द डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी मीन्स द फॉल इन इट्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अनदर फॉरेन करेंसी। द डोमेस्टिक करेंसी इज रिलेटिवली लेस वैल्यूएबल। डोमेस्टिक जो करेंसी है वो आपकी लेस वैल्यूएबल, कम वैल्यूएबल हो जाएगी। अब हमें तो सुनने में बहुत बुरा लग रहा है कि 1947 में $1 इजिकल्स टू 1 रुपी हुआ करता था, आज तो हमारी रेट इतनी गिर गई है। क्या इसका कोई बेनिफिट है या नहीं? अब नॉर्मली आप लोगों को बोलोगे कि यार डेप्रिसिएशन हो गया करेंसी का, उनको डेप्रिसिएशन अगर समझ में भी आ गया तो बोलेंगे यार ये तो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन समझना, अभी ध्यान से सुनना, देखना मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि ये क्यों मज़ेदार चीज़ है। देखना, मान लो $1 की जो रेट है वो चल रही है अभी 50 रुपये। 50 रुपये देगा $1 मिलेगा, या 50 रुपये दूंगा $1 लूंगा, या उल्टा भी बोलो वो $1 खर्चा करेंगे, $1 का 50 रुपये मिलेगा। अभी समझना, अभी आगे का पॉइंट देखना। मान लो $1 इजिकल्स टू 100 रुपीज़ हो गया, मतलब इतनी करेंसी क्या हो गई? इतनी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। अब इससे समझना, मान लो US का पर्सन को एक पेन खरीदने आता है और एक पेन कितने का आ रहा है? 50 रुपये का आ रहा है। एक पेन कितने का आता है? 50 रुपये का आता है। तो अभी वो क्या करता है? वो $1 देता है, एक पेन ले जाता है। अभी हमारी रेट कितनी हो गई? देखो इधर रेट कितनी हो गई? रेट हो गई $1 इज टू 100 रुपीज़। अभी बोलो अभी उसको सेम रेट पर, उसको सेम डॉलर पर कितने पेन मिल जाएंगे? उसको
पेन कितने का है, 50 रुपये का, तो उसको कितने पेन मिल जाएंगे, उसको 2 पेन अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया में रेट तो वही है। हमारे यहाँ पर पेन 50 का मिल रहा था, पहले वो $1 देता, 1 पेन ले जाता, अभी वो $1 दे रहा है और कितने पेन ले जा रहा है, अभी वो 2 पेन ले जा रहा है। तो समझना ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि जब भी फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, डेप्रिशिएट होती है, तो उससे होता क्या है, उससे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। एक्सपोर्ट इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि उनको हमारे यहाँ से गुड्स खरीदना सस्ता पड़ता है। यूएस वाला पर्सन, यूके वाला पर्सन, दुबई वाला पर्सन, कुवैत वाला पर्सन जब इंडिया में आता है और यहाँ जाकर के खर्च करता है तो उसको सस्ता लगता है, क्योंकि उसकी करेंसी के कंपैरिजन में हमारी करेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट है। आई बात समझ में? इसलिए अगर आपको क्या करना है, मान लो आप किसी ऐसी इकोनॉमी का हिस्सा हो जहाँ पर आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना ही बढ़ाना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना ही बढ़ाना है, तो इमीडिएटली क्या करो, अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट कर दो, या मार्केट की तो अपने आप होती है। अगर वो डेप्रिशिएट होती है अगर कभी भी वो करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो उससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। देखना, इट मीन्स राइज इन द प्राइजेस ऑफ फॉरेन करेंसी और फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इससे फॉरेन करेंसी की प्राइजेस राइज होगी और डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। डोमेस्टिक करेंसी बिकम्स लेस वैल्यूएबल, वैल्यूएशन उसका कम हो जाता है। इट विल रेज रूपी कॉस्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। इससे रूपी कॉस्ट ऑफ फॉरेन गुड्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगा और इससे इंपोर्ट फॉल हो जाएगा, इससे इंपोर्ट गिर जाएगा। इंपोर्ट विल फॉल एंड एक्सपोर्ट विल राइज। तो डेप्रिसिएशन वैसे हमें देखने में बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, दिल पे चोट पहुंचती है, लेकिन कभी कभी ये अच्छा भी हो सकता है। अगला, सर एक बात कर दी, डेप्रिसिएशन की बात तो आपने कर दी, अब आप एप्रिसिएशन भी तो समझाओ। तो अगला टॉपिक है एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी की सप्लाई, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ यूएस। समझते देखना अभी क्या किया था, अभी डिमांड को बढ़ाया था, अभी मान लो सप्लाई बढ़ती है, अभी सप्लाई बढ़ती है, कैसे होगा देखना, सप्लाई करो, पहले हमारा इक्विलिब्रियम लेवल यहाँ था, अभी सप्लाई यहाँ से बढ़ करके यहाँ पहुँच जाती है, एस से एस डैश तक पहुँच जाती है। सप्लाई क्या होती है, सप्लाई इंक्रीज होती है। जैसे ही सप्लाई इंक्रीज होती है, इट इज़ नॉन एज एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। डिटेल में समझते हैं। सपोज द एक्सचेंज रेट इज़ $1 इज इक्वल्स टू 50 रुपीज़। अभी जो रेट चल रही है, जो प्राइस चल रही है, वो कितनी चल रही है, 50 रुपीज़ चल रही है। एंड इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ डॉलर, डॉलर की सप्लाई बढ़ती है तो हमारा जो कर्व है वो एस एस से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एस डैश को शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही ये कर्व शिफ्ट होगा, इट रिजल्ट इन इंटरसेक्शन विल बी लोअर एक्सचेंज रेट एंड द एक्सचेंज रेट विल फॉल फ्रॉम OR टू OR1 से 40 रुपीज़। देखो, मान लो ये 50 रुपये था, ये कितना हो गया, 40 रुपये। ये क्या कहलाएगा, इट विल बी नोन एज एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। It shows the appreciation of Indian currency rupee because the less currency rupee 40 instead of 50 are required to buy $1. Appreciation of currency is the increase in its value in terms of another foreign currency. दूसरी foreign currency की term में हमारी value बढ़ जाती है, हमारी value appreciate हो जाती है. So it is known as appreciation of Indian currency. The next question, सर अब मुझे बताओ कि जब मैंने डेप्रीशिएट किया था तो मैंने बोला कि सर डेप्रीशिएट होगा, बाहर वाले लोगों को, बहुत ध्यान सुनना, बाहर वाले लोगों को यहाँ पर ख़रीदना सस्ता पड़ेगा। इसका मतलब वो बाइंग करेंगे, हमारा एक्सपोर्ट क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन कभी एप्रीशिएट हो जाता है। इकोनॉमिक्स में कुछ प्रिंसिपल बहुत सिंपल होते हैं। डेप्रिसिएशन समझ में आ गया, एप्रिसिएशन में उसका उल्टा कर देना, सब कुछ समझ में आ गया। वहाँ डिमांड राइज हो रही थी, यहाँ सप्लाई राइज होगी। वहाँ पर एक्सपोर्ट राइज हो रहा था, यहाँ एक्सपोर्ट फॉल होगा। वहाँ पर इंपोर्ट फॉल हो रहा था, यहाँ पर इंपोर्ट राइज होगा। हाँ बोलो, अब आप क्या चाहते हो, ज़्यादा एक्सपोर्ट होना चाहिए कि ज़्यादा इंपोर्ट होना चाहिए? हम चाहते हैं ज़्यादा एक्सपोर्ट होना चाहिए। तो कंपेरेटिवली हमें देखने में लगता है कि डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन हर बार ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। देखना, इट मीन्स फॉल इन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। इससे क्या हो रहा है, फॉरेन करेंसी के प्राइस में फॉल हो रहा है। डोमेस्टिक करेंसी हैज़ बिकम मोर वैल्यूएबल, डोमेस्टिक करेंसी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगी। एक्सपोर्ट विल फॉल एंड इम्पोर्ट विल राइज। इम्पोर्ट क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट आपका बढ़ जाएगा। तो वापस से सुनना, 2 मिनट लास्ट के अंदर सुनना।
एक पॉइंट पढ़ा डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, अगला पॉइंट पढ़ा एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। मान लो $1 की रेट 50 रुपीज़ है और ये $1 से 60 हो जाती है तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन। मान लो $1 की रेट 50 रुपीज़ है और $1 की रेट 40 रुपीज़ हो जाती है, ये क्या होगा, इट विल बी एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। ये कहलाएगा एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। चलिए बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। कैसा लगा वीडियो ये भी कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।